हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी ए सब्जेक्ट के यूनिट 3, जिसका चैप्टर 1 है। उसका नाम है उत्साह। ठीक है, चैप्टर 1 उत्साह है, जिसको लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, उत्साह एक प्रकार से निबंध है। तो आज की वीडियो में हम इस निबंध का पार्ट 2 बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, जिसमें मैंने रामचंद्र शुक्ल जी के कह सकते हैं कि जीवनी बताई है। ये जो उनके द्वारा लिखा गया निबंध उत्साह है, उसके अनुच्छेद 1 को भी आपको मैंने पूरी तरह डिस्कस कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, बिकॉज दोनों वीडियो एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पूरा देखें, बिकॉज हो सकता है इस वीडियो से रिलेटेड आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए आपके असाइनमेंट्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली बताया गया है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद, ठीक है, दूसरा अनुच्छेद में कुल 12 वाक्य हैं। तो आज अभी हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 2 की। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे अनुच्छेद में कुल 12 वाक्य हैं। इनमें 11 वाक्य सारांश हैं और 12वां वाक्य उत्साह की स्थिति को ठीक से स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो टोटल जो अब हम बात कर रहे हैं दूसरा अनुच्छेद, उसमें आपको मिलेंगे 12 वाक्य, जिसमें से 11 एक्सप्लेनेशन है और जो 12वां है वो सही रूप से ये बताता है कि उत्साह क्या है। ठीक है, तो पहला वाक्य आपका आता है कष्ट और पीड़ा सहना आता था। पहले वाक्य में आपको बताया गया है कष्ट और पीड़ा सहना। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल निबंध लिखा गया है, मतलब ओरिजिनल है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, बिकॉज आपके मटेरियल्स जो स्टडी मटेरियल्स है उसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन ही मिलेगा, आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल निबंध नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला आपका आता है कष्ट और पीड़ा सहना। इससे अर्थ है कि वीर व्यक्ति कष्ट और पीड़ा सहता है, तभी उसे बाद में उसका फल मिलता है। एक प्रकार से ये कहने का मतलब है। उसके बाद आता है आनंदपूर्ण प्रयत्न। जब हम प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ काम करने का, ठीक है, और अगर हमें वो काम पसंद है तो हमें आनंद आने लगता है। बार बार हम एक बार फेल होंगे उस काम में, दूसरी बार फेल होंगे, पर हमें आनंद आने लगता है उस काम को करने का। दोनों का योग, मतलब इसका और इसका योग होने पर ही उत्साह का स्वरूप ठीक व्यक्त हो सकता है। ठीक है, तो कष्ट या पीड़ा सहना तथा आनंदपूर्ण प्रयत्न दोनों का क्या है, योग कर दें तो ही उत्साह का ठीक से हमें व्यक्त पता चलता है। उसके बाद है कि शुक्ल जी ने साहस और उत्साह में भेदभाव, यहाँ पे आएगा भेजद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा भेदभाव दिया है। ठीक है, उत्साह और साहस ये दो शब्द हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं उत्साह और साहस, इन दोनों में क्या बताया, भेदभाव बताया है। अब क्या भेदभाव है वो देखते हैं कि साहस उत्साह नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ को करने की साहस करना कि हम वो कर सकते हैं, हम में ताकत है, ये उत्साह नहीं है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि बिना बेहोश हुए फोड़ा चीरना साहस है, उत्साह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण देते हुए हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी हमें बताते हैं कि एक आपके शरीर पे एक फोड़ा है, ठीक है, उस फोड़े को चीरना वो भी बिना बेहोश किए साहस है, दम है आपके अंदर, पर वो उत्साह नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे कह सकते हैं दूसरे अनुच्छेद के तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि तीसरे अनुच्छेद में अर्थ त्याग की संभावनाओं पर और उससे संबंधित दानवीरता का विवेचन किया गया है। जब अनुच्छेद नंबर 3 पे आप आएंगे, मतलब सेकंड अनुच्छेद के तीसरे अनुच्छेद, मतलब या फिर कह सकते हैं तीसरे पार्ट पर जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तीसरे अर्थ त्यागना संभावना और उससे संबंधित दानवीरता का विवेचना किया गया है। वहाँ तीसरे अनुच्छेद में आपको बताया गया है कि दानवीरता का क्या होती है, दानवीरता क्या होती है। ठीक है, किसी चीज़ को त्याग देना क्या महत्व कहलाता है। चौथे अनुच्छेद में आपको बताया गया है कि युद्ध वीरता के अतिरिक्त अन्य साधन से संबंधित जोखिमों के काम का विवेचना इसमें साहस की अपेक्षिता है। ठीक है, तो युद्ध को छोड़कर ऐसे और भी काम होते हैं जहाँ पे आपको साहस दिखाना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे आपको जोखिम उठाना पड़ता है, तो उस कामों के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर आता है पांचवा कि मानसिक कलेश की संभावनाओं का विवेचन विपरीत स्थिति बयां की है, बयां बनकर रहने के लिए साहस की अपेक्षित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है कि मानसिक कलेश, आपके जब दिमाग में, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में कलेश हो रहा है तो आपके दिमाग में भी कलेश पैदा हो जाता है एक प्रकार के। इस तरह की संभावना जो है वहाँ पे
विपरीत स्थिति बयां करती है, मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट स्थितियों को दिखाती हैं। बयां बनकर मतलब किसी के मुंह से कहे हुए कुछ बनकर रहना साहस है, ठीक है, साहस की अपेक्षिता है। छोटा अनुच्छेद, सॉरी यहाँ पे आएगा छठा। छठा अनुच्छेद में पांचवें का विस्तार है। बयां के स्वरूप को निंदा, उपहासक, अपमान सहने की साहस के रूप में समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बयां क्या है। तो बयां को यहाँ पे बताया गया है निंदा, किसी व्यक्ति की निंदा करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का अपमान करना और अपमान को सहना का साहस, ठीक है। निंदा, उपहास और अपमान को सहना साहस कहलाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ डेली लाइफ का कि आपका किसी ने अपमान कर दिया, ठीक है, आपका आपका किसी ने मजाक उड़ा दिया या फिर आपके किसी बात पे साफ साफ किसी ने मना कर दिया, तो इस प्रकार से अगर आप उसका विरोध करते हैं तो ये साहस नहीं है। अगर आप उन बातों को सह सकते हैं, ठीक है, और बाद में उसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसे बात जो उसने कहा है उसे आप गलत प्रूव कर सकते हैं, तो ये साहस कहलाता है। फिर आता है आपका सातवां पॉइंट, समाज सुधार से संबंधित आंदोलन की विवेचना दयावीर किसे कहना चाहिए, ठीक है। समाज सुधार से संबंधित आंदोलन जो भी हैं उनका विवेचना किया गया है सातवें पॉइंट में, और उसके बाद दयावीर किसे कहना चाहिए ये भी बताया गया है। उत्साह का को अच्छा गुण समझा जा सकता है, कारण दिए गए हैं, ठीक है। अब आठवें पॉइंट में आपको कुछ कारण मिलेंगे जो कि ये बताएंगे कि उत्साह के क्या गुण हैं, उत्साह क्यों अच्छा है, ठीक है, उस उत्साह के अच्छे होने के गुण आपको बताए जाएंगे। फिर आएगा नौवें अनुच्छेद, प्रयत्न और कर्म संकल्प को व्यक्त करता है, ठीक है। जो नौवां अनुच्छेद है वो बताता है आपको कि कर्म और संकल्प, कर्म करना, प्रयत्न करना मतलब ट्राई करना, और संकल्प के संकल्प को व्यक्त करता है। जब आप एक संकल्प कर लेते हैं कि आपका एक मोटिव है कि अब आपको ये काम करना है या फिर आप इस काम के लिए ट्राई करेंगे अपने जीवन में, ठीक है, जब तक ये कहलाता है ये नौवीं में बताया गया। फिर आता है दसवां। दसवें अनुच्छेद में बुद्धिवीर विवेचन है, ठीक है। दसवें अनुच्छेद में आपको बताया गया वह व्यक्ति जो बुद्धि से वीर है उसकी विवेचना की गई है। बुद्धिवीर का संबंध कर्मवीर के साथ दिखलाया गया है, ठीक है। बुद्धि और कर्म मतलब आपका दिमाग और आपके हाथ दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। आपका दिमाग बुद्धि लगा के कुछ सोचेगा और आपका हाथ वही काम अपने करेगा, तो ये यहाँ पे बताएगा। उसके बाद आता है कि बुद्धिवीर के साथ व्यज्ञवीर का विवेचन किया गया। 11वें कह सकते हैं कि अनुच्छेद में आपको मिलेगा कि बुद्धिवीर जो व्यक्ति दिमाग से वीर है, दूसरा व्यज्ञवीर जो व्यंग्य करके कर सकते हैं, ठीक है, उनका विवेचन यहाँ पे बताया गया। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गलत है, ठीक है, तो मैं जब नोट्स सही करूँगा, अपडेट करूँगा नोट्स, तो मैं आपको इसको सही करके दे दूँगा, ठीक है। 13वें पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो 12वें अनुच्छेद के निष्कर्ष 13वें में है। 12वें अनुच्छेद जो मैंने अभी आपको नहीं बताया उसका निष्कर्ष 13वें में दिया गया है। यह है कि कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु व्यक्ति की भावना नहीं, ठीक है। तो 12वें अनुच्छेद में यह बताया गया था कि कर्म भावना, ठीक है, किसी काम को करने की भावना उत्साह उत्पन्न करती है, ना कि किसी व्यक्ति की पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं ये उत्साह उत्पन्न करती हैं। तो सिंपली यही बताया गया। 14वें अनुच्छेद में आपको यहाँ बताया गया। 14वें अनुच्छेद में वर्गीकरण है। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद देते हैं उसका विधान 3 रूप में दिखाया गया है, ठीक है। कर्म का ऐसी चीज़ें जो हमें कर्म करते टाइम आनंद देती है वो क्या क्या है। कर्म की भावनाओं से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, अंगुतुक अर्थात विषयांतर से उत्पन्न से प्राप्त, ठीक है। कर्म करने की भावना से जो उत्पन्न होता है वो आपका उत्साह कहलाता है। दूसरा, आपको फल मिलने वाला है, ठीक है, जो आपने काम किया है उससे उत्पन्न जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए उत्साह होती हैं कि मैंने 12वीं में पास कर ली इतने अच्छे नंबरों से, अब मेरे को हो सकता है फ़ोन मिले या फिर मेरे को कोई बड़ी ऐसी चीज़ मिले, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, तो ये सब क्या है आपके अंदर उत्साह उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अनुच्छेद काफ़ी सारे हैं पर यहाँ पे एक अनुच्छेद बताया गया कि 19वें अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में जिस आनंद से कर्म का उत्तेजन होता है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चल सकता है उसी का नाम उत्साह है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में आपको उत्साह की प्रॉपर डेफिनेशन एक प्रकार से दी गई है। क्या है कि जिस आनंद से कर्म का उत्तेजन होता है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम जो कि आपको आनंद देता है, ठीक है, और वही काम आपके अंदर उत्सुकता जो आता है कि आप कुछ काम करें, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपको पढ़ना पसंद है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पढ़ना पसंद है, ठीक है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे बैठे रहेंगे, नहीं ना, आप
चीज़ें करेंगे, आप कर्म करेंगे, आप पढ़ेंगे उन चीज़ों को, तो ये कहलाता है कर्म करना, जो कि आपको आनंद देता है। फिर 20वां अनुच्छेद में इसी तरह चौथे वाक्य को प्रयत्न स्पष्ट करते हुए बुद्धिवीर द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित हुई व्यापार परंपरा का नाम प्रयत्न दिया गया है। ही परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। तो 20वां अनुच्छेद में एक बात बताइए कि बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित हुए व्यापार परंपरा का नाम प्रयत्न है। ठीक है, बुद्धि के द्वारा मतलब दिमाग के द्वारा कोई व्यापार परंपरा बिछाई गई है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? परंपरा। अब उसके बाद आती है आपको गद्य शैली और शिल्प विधान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड ज़्यादातर चांसेस है कि हो सकता है आपसे इस पार्ट से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं शुक्ल जी की गद्य शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पे मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल के जो गद्य विशेषताएं हैं, जो वो लेखन विशेषताएं कह सकते हैं, हम गद्य विशेषताएं कह सकते हैं, वो हमने बताई है। तो देखते हैं। शुक्ल जी अपने निबंध के विषय में पूरा ध्यान रखते हैं। वह निबंध के प्रति इतने, हम कह सकते हैं यहाँ पे निबंध के प्रति इतने वो है पक्के हैं कि वह निबंध के अथवा कुछ भी दूसरा कहना या लिखना नहीं चाहते। ठीक है, तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो अपने निबंधों के प्रति इतने उत्साहित हैं या फिर इतने पक्के हैं कि वो निबंध को छोड़कर निबंध के अंतर्गत कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर उन्होंने का निबंध उत्साह के ऊपर है तो वो उत्साह के ऊपर ही निबंध लिखेंगे, ना कि किसी अन्य टॉपिक के ऊपर। ठीक है, फिर बताया गया कि निबंध के आरंभ में अनुच्छेद विषय की स्थापना से संबंधित होता है। विषय से संबंधित प्रमुख बातें प्रथम अनुच्छेद में बता दी जाती हैं। अनुच्छेद में केवल विवरण होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि अनुच्छेद के आरंभ में ही, पहले अनुच्छेद में ही लेखक सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता है कि अनुच्छेद किस बारे में है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, इस टाइप की डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। अन्य अनुच्छेद में केवल आपको विवेचना मिलती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिलती है। उसके बाद आता है निबंध के सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक वाक्य को पढ़कर दूसरे वाक्य को पढ़ना चाहिए, पढ़ने का ही आनंद है, क्योंकि तभी दूसरा वाक्य समझ में आएगा। और उसके बाद कसावट के कारण भाषा गंभीर हो गई है। तो अनुच्छेद, ये जो हम कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए जितने भी अनुच्छेद हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, पहले लाइन को पढ़कर ही आप दूसरी लाइन को समझ सकते हैं, पर अगर आपने सोचा है कि आप बीच में से पढ़ेंगे और समझ लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि आप उसमें से भी कुछ समझ पाते हैं या नहीं। फिर आता है कि शुक्ल जी के निबंध में ज्ञान का भंडार है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने जो निबंध लिखा है, या फिर हम उत्साह की बात करें या फिर और अन्य निबंधों की बात करें, तो उन निबंधों में हम कह सकते हैं कि ज्ञान, जो नॉलेज है, उसका पूरा का पूरा भंडार है और उसका उपयोग बौद्धिक ढंग से हुआ है। उनकी शैली में ज्ञान और बुद्धि का संतुलन पूर्ण रूप से उत्पन्न है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जितने भी निबंध लिखे गए हैं उनमें ज्ञान इतने भरपूर मात्रा में उपलब्ध है कि अगर कोई व्यक्ति उसको अच्छे से पढ़े समझे तो वो ज्ञान से भर जाएगा वो व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार की उसमें उन्होंने बताया है, ये हम कह सकते हैं कि उनकी विशेषताएं हैं। शुक्ल जी अपने लेखन कार्य में बहुत कारीगर हैं, क्योंकि वह सब उनका अपना यहाँ पे पचाया, ठीक है, पचाया हुआ ज्ञान है, अर्थात यह सब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, बाद में उस ज्ञान को एक शैली के रूप में, जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने जितना भी ज्ञान जितने भी अपनी लेखन कलाओं में प्रस्तुत किया है, वो सब ज्ञान उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो लिख रहे हैं और उनको ज्ञान आ गया, उन्होंने ज्ञान को इकट्ठा करा है पूरे जीवन में, उसके बाद उस ज्ञान को एक शैली के रूप में, भाषा शैली या फिर कह सकते हैं एक निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। उत्साह निबंध में उनका लेखन पूर्ण रूप से विकसित रूप में है। उक्त विषयों पर उक्त ज्ञान इस निबंध को पूरी तरह व्यक्त करता है। ठीक है, तो जिस विषय पर रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखा है उसी विषय के बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आपको बताया है। ठीक है, फिर हम बात करें भाषा शिल्प की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्साह निबंध की भाषा निबंध के स्वरूप में पहचानने में सहायक है। ठीक है, तो उत्साह निबंध जो लिखा गया है उसकी भाषा इतनी कह सकते हैं कि साधारण है कि कोई भी व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये निबंध है, ना कि ये कहानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। फिर आता है शिल्प का तात्पर्य तकनीक या लेखन प्रणाली है, लेखन के ढंग से है, लेखन भाषा में होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भाषा शिल्प कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाषा शिल्प क्या है। तो भाषा शिल्प का तात्पर्य है
इसमें दो शब्द है, भाषा और शिल्प। शिल्प का तात्पर्य है लेखन प्रणाली से, ठीक है, जो लिखा जाता है। लेखन की क्या प्रणाली है, कौन सी प्रणाली का प्रयोग करके ये लिखा जा रहा है, इसमें किन किन शब्दों का यूज़ किया गया है, ये मतलब लेखन प्रणाली में आता है। दूसरा, जो भी चीज़ लिखी जाती है वो किसी ना किसी भाषा में लिखी जाती है, ठीक है, तो इसीलिए उसे लेखन भाषा शिल्प कहा जाता है। उसके बाद आता है कि कथा विचारों का भंडार होता है। तो यहाँ बताया गया है कि रामचंद्र शुक्ल में जो भी निबंध लिखा गया है उसमें क्या विचारों का भंडार है, और उसमें भी निबंध में तो विशुद्ध रूप से विचारों का बाधन है। अब रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जितनी भी उन्होंने चीज़ें लिखी हैं उनमें हम कह सकते हैं कि विचार, इतने विचार उत्पन्न हैं, उतने विचार उसमें लिखे गए हैं कि कोई व्यक्ति उसे पढ़े तो वो विचारों से भर जाए, ठीक है, इस प्रकार की बातें उसमें बताई गई हैं। तो और जो उन्होंने निबंध लिखा है उसमें विशुद्ध रूप से, मतलब उसमें कोई मिलावटी चीज़ नहीं है, उसमें शुद्ध रूप से विचारों को भरा गया है। जब तक निबंध के विषय में पूरी तरह बोध नहीं होता तब तक निबंध लिखना असंभव है, ठीक है। तो जब तक आपको किसी टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उस टॉपिक को लिख ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार की एक कह सकते हैं कि भावना है, ठीक है। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप उसको लिख ही नहीं सकते। अगर आपको कोई काम पता नहीं है कि आपको किस तरह वो काम करता है तो आप वो काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर आपको निबंध लिखने की पूरी जानकारी नहीं है तो आप वो नहीं लिख सकते। दूसरा यहाँ पर बताया गया कि और निबंध कितना प्रभावी है, ठीक है, निबंध कितना प्रभावी है और उसकी क्या शक्ति है, यह प्रथम वाक्य में ही पता चल जाता है, ठीक है। निबंध कितना प्रभावी है, कितना शक्तिशाली है, निबंध में क्या क्या बताया गया है, ये सब आपको प्रथम वाक्य पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जितने भी निबंध लिखे गए हैं या फिर उनकी जो भाषा शैली है उसको हम कह सकते हैं पहचानने के लिए कुछ उन्होंने वाक्य दिए हैं, ठीक है। उन वाक्यों का आप जरा ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है कि बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही शब्द का यूज़ किया गया है, ही शब्द का। तो बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित हुआ व्यापार, ठीक है, का नाम ही प्रयत्न होता है। अब आपने कोई काम शुरू करा, आपने एक व्यापार शुरू करा, ठीक है, आपने उसमें अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा के उसको करा, आपने उसको अपनी पूरी बुद्धि के द्वारा किया, ठीक है, बुद्धि के द्वारा उस काम को किया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रयत्न कहलाएगा। यहाँ पे जो लेखक है वो पूरी तरह श्योर है कि हाँ वो प्रयत्न ही कहलाएगा, विश्वास है उन्हें। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्माण्य है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ही शब्द का फिर से यूज़ किया गया। तो कर्म में ही आनंद अनुभव करने वालों का नाम ही कर्माण्य है। वह व्यक्ति जो अपने काम करते समय ही आनंद प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, कर्माण्य कहलाता है। यहाँ पे भी उनको एक पूरी तरह विश्वास है। कर्म भावना प्रधान उत्साह की सच्ची उत्साह है। तो जब कर्म करने की भावना है वो क्या कहलाती है, प्रधान उत्साह है। और सच्चा उत्साह क्या है, कर्म करने की भावना। फिर आता है कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उपासक कहलाते हैं। कर्म में सुंदरता ढूंढने वाले लोग या फिर कर्म को अपने मतलब कोई काम आपको अच्छा लगता है आप उसको सुंदरता से करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सच्चे उपासक कहलाते हैं वही व्यक्ति। तो इन सभी वाक्यों में किसी शब्द पर बल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ही शब्द पर बल दिया गया है इन सभी वाक्यों में। तो जो लेखक का क्या है, विश्वास है, लेखक को विश्वास है कि इसे यही कहा जाता है। उसके बाद आता है उत्साह, वीर रस। याद रखिएगा आप कि वीर रस का स्थायी भाव है, किंतु निबंध में उन्होंने ऐसे कोई भी बात का विवरण नहीं किया जिससे हम निबंध में काव्य शास्त्र का निबंध समझने लगें। तो लेखक ने ही शब्द का प्रयोग किया है, पहली बात। दूसरा, वीर रस, जो उत्साह शब्द है वो वीर रस का स्थायी भाव है, परंतु उन्होंने अपने निबंध में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं दर्शाने की कोशिश करी जिससे हमें ये पता चल सके कि जो विवरण है, ठीक है, निबंध है वो क्या है, काव्य शास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थी आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आज के पूरे कंप्लीट करा दिए। तो अब आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 3 का, जिसका नाम है उत्साह रामचंद्र शुक्ल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट यूनिट की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे भी जरूर, फर्स्ट पार्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी जरूर चेकआउट करें। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको वीडियो में क्या समझ नहीं आया, आपको कुछ लगता है कि ये पॉइंट गलत है या सही है, तो आप अपने कमेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।